नमस्ते प्रज्ञापुंज, मैं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रज्ञापुंज साधना से समाधान। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक व्यक्तित्व लेके आते हैं जो कि समाज की दिशा और दशा दोनों पे प्रभावित भी करते हैं और बदलने की कोशिश भी करते हैं। इसी क्रम में आज हमारे जो है युवा हृदय सम्राट अगर हम कहें तो ये कोई गलत नहीं हो गया। प्रज्ञापुंज के मेहमान जो हमारे हैं वो अभिषेक गोलू श्रीवास्तव है, जो कि हिंदू युवा वाहिनी के महानगर मंत्री हैं और समाजसेवी हैं। इन्होंने समाज को लेके एक बहुत क्रांतिकारी कदम उठाई, यूं कहूं मैं कि एक क्रांति का अलख जगाया है और उस अलख को अभी जो है गोलू जी जो है खुद ही लेके चल रहे हैं। तो गोलू भैया, आपने समय दिया हमारे प्रज्ञापुंज को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से। सबसे पहला मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके माध्यम से और आपके जुबान से जो हमारे दर्शकों की डिमांड रहती है कि आप अपना परिचय स्वयं हमारे चैनल पे प्रज्ञापुंज पे दें। अभिषेक गोलू श्रीवास्तव, महानगर मंत्री, हिंदू युवा वाहिनी, वाराणसी। गोलू भैया, सबसे पहले हम आपके जो पॉडकास्ट को 3 भागों में बांटे हुए हैं जी। एक धर्म को बांटा है, जो कि आप एक ऐसे हिंदू युवा वाहिनी से संगठन से जो बिलोंग करते हैं, काफी पुराने आप कार्यकर्ता हैं, जो कि धर्म को काफी प्रधान रखता है, राजनीति से भी ऊपर रखता है जी। दूसरा, हम आपके राजनीति को भी हम टच करेंगे, जिसमें कि बहुत बेसिक राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसी राजनीति पे जाएंगे जो कि बनारस में और समाज में इसमें तत्कालीन परिस्थितियां पे हो रही है। चौथा, जो कि आपका सबसे बड़ा एजेंडा है, एजुकेशन और शिक्षा। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा एक लाइन में और जोड़ना चाहूंगा, इसको आप अन्यथा आप लोग ना लें। किसी भी राष्ट्र की विकास वहां के शिक्षित व्यक्ति से होता है जी। और जो राष्ट्र जितना शिक्षित होगा वो राष्ट्र उतना ही ज्यादा डेवलप करेगा, क्योंकि वहाँ की जो जनता रहेगी वो साक्षर रहेगी, और साक्षरता जो होती है वो आदमी को एक जानवर से इंसान बनाने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। तो गोलू भैया, हम लोग सवाल शुरू करते हैं जी। सबसे पहले कि हिंदू भैया, सनातन धर्म जी, सनातन धर्म को अभिषेक गोलू कैसे देखते हैं? देखिए, सनातन ही सर्वोपरि है, ठीक है। सनातन का ना तो उदय है ना तो अंत है जी। सनातन का कोई अंत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो अलग अलग जातियों में और धर्मों में जो बटे, धर्म नहीं कह सकता, पंथ कह सकता हूँ, क्योंकि धर्म केवल सनातन है। बिल्कुल, बाकी जितने हैं वो केवल और केवल जो है पंथ हैं, वो पंथ हैं। और मैं ही जानता हूँ कि जो कहते हैं ना कि मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, देखिए पैदा सब सनातन में ही होते हैं, ठीक है। पैदा होने के बाद खतना होता है, तब जाके वो जो है मुसलमान बनते हैं, यहूदी बनते हैं और अरबी बनते हैं। तो सनातन मेरे लिए सर्वोपरि है। और सनातन समझिए कि लोग कहते हैं कि भगवा जो है, तो सूर्य जब उदय होता है तो भगवा कलर का होता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो भी भगवा कलर का होता है जी। इसीलिए सनातन का ना उदय है ना अस्त है जी। गोलू भैया, इसको हम जोड़ते हुए कि हनुमान जी की जो जयंती होती है जी, हमारे धर्म संघ में, उसमें आपका काफी बड़ा रोल रहता है, काफी बड़ा योगदान रहता है। रोल तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो रोल एक छोटा शब्द हो जाता है, योगदान आपका रहता है। उस हनुमान जयंती पर जो कि हम लोगों ने का एक इंटरव्यू चला भी था हमारा आपका, उसमें बहुत सी चीजें क्लियर नहीं हो पाई थी। तो वो हनुमान जयंती को आप लोग कब से मना रहे हैं, और उसकी मतलब मनाने के पीछे फिर धार्मिक उद्देश्य तो नहीं होगा, बिल्कुल एक अलग जगाने की प्रक्रिया होगी, तो उसको आप बताएं। देखिए, हम लोग हैं सनातनी जी, और हनुमान जी की जयंती, अब जयंती से आप समझ सकते हैं कि क्या है, प्रकटोत्सव कह सकते हैं। हनुमान जी प्रकट हुए थे, जो है जन्म नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि देव जन्म नहीं लेते, देव प्रकट होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग उसे बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, और ये परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है, और हमारा हक भी बनता है, अधिकार बनता है, और हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आराध्य, अपने प्रभु का जो है जन्मोत्सव बड़ा धूमधाम से मनाएं। इसलिए जगह जगह पे शोभा यात्रा निकाली जाती है, उस दिन जो है सेवा की जाती है, तो कई चीजें हैं जी। इसको मैं इसमें धर्म पे हम लास्ट सवाल करेंगे गोलू जी, कि अभी तक आपने कितने मंदिरों पे काम किया है, कितने मतलब पौराणिक तालाबों पे काम किया हुआ है? जैसे कि हमारी आपकी अक्सर मुलाकात जो होती है मित्रों, हमारी और गोलू जी की अक्सर मुलाकात जो होती है वो दुर्गा माता के मंदिर के पीछे होती है, वहाँ पे काफी अच्छे तरीके से काम, तो कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है और तालाबों को आपने साफ सफाई किया है? देखिए, हमारा कार्य जो है संगठन का कार्य, संगठन जैसा आदेश करता है वैसा हम लोग करते हैं जी जी। और जहां तो बात है पौराणिक मंदिरों की, तो मुझे लगता है कि कई मंदिरें तो अभी भी ऐसी हैं जो भूमि में दबी हुई है या किसी जो है मस्जिद के अंदर दबी हुई, उस पर भी कार्य चल रहा है, उस पर भी कार्य करूंगा।
उस पर जो है अभी एक आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, उस पर हम लोग विस्तृत बात करेंगे। वही कह रहा हूँ, तो भी मैं कार्य कर रहा हूँ। और जहां तक बात है तालाबों का, तो अभी बाबा गैवीनाथ प्रांगण जो है, बड़ी गैवी बड़ा दिव्य कुंड है वो, बाबा का बड़ी जर्जर अवस्था हो गई थी उसके जीर्णोद्धार के लिए अभी पूज्य महाराज जी ने विकास प्राधिकरण और हमारे बड़े भाई जो है अमृत सिंह भोला जी के प्रयासों से जो है उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने बकरिया कुंड हुआ आपका, उसके बाद कंदेश्वर महादेव कंदवा पोखरा हुआ। वहां कंदेश्वर महादेव कंदवा पोखरा जो है उसके सामने एक और पोखरी है करीबन 3 बीघे की, उस पर किसी का ध्यान नहीं किया। सारे मोहल्ले का गंदा पानी उसी में जाता है, आज भी जाता है जी। उस पर भी मैं लगा हुआ हूँ सफाई के लिए कि उसको भाई माननीय मेयर साहब से कह के, नगर आयुक्त साहब से कह के उसको भी भाई साफ किया जाए, क्योंकि वो 3 बीघे में समझ सकते हैं बहुत बड़ा है। अच्छा गुलू भैया, यहाँ पे मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, संकुल धारा पोखरे के पास एक घटना घटी थी, 1 या 2, क्योंकि आपका मैंने वो देखा हुआ था, 1 या 2 हिंदुओं को शायद कुछ, मैं यहाँ कहना नहीं, कुछ कम्युनिटी ने मिल के उसको मारा था। तो वो थोड़ा सा प्रकरण हमारे दर्शकों को बताएं और उसमें क्या हुआ, इसमें काफी बड़ा आपका योगदान रहा था। ये अपने क्या बड़ा दयनीय स्थिति है ना जो है कि एक हिंदू मार खा रहा है तो बाकी हिंदू खड़े होकर खाली मोबाइल चलाते हैं। भाई अगर एक मुस्लिम मार खा रहा होगा ना तो सब मोबाइल में रख के जितने मुस्लिम रहेंगे वो उसका विरोध करेंगे उसका। ये बहुत बड़ी अपने क्या स्थिति, बहुत दयनीय स्थिति है। लोगों को ये लगता है कि हम फालतू का क्यों पढ़े इस चीज में, लेकिन ये गलत है। वहां पर अगर एक भाई अगर मार खा रहा है ना तो दूसरे भाई को ऑब्जेक्शन करना चाहिए। तो उसका क्या रिजल्ट क्या निकला फिर, आपने क्या किया? पकड़ा है लोग, कई लोगों का नामजद। तो मतलब आपकी संगठन ने कुछ उनको दंडित किया या तो फिर प्रशासन? संगठन केवल धार्मिक कार्यों में है जी जो है, प्रशासन पहले है, प्रशासन द्वारा ही कार्रवाई की जी। जो कि हम लास्ट सवाल आपके राजनीतिक परिदृश्य से पूछेंगे, इस पे कोई, मैं ये नहीं चाहूंगा कि इस पे कोई आप निर्णय दें, लेकिन कल जो है एक बड़ा ही भारत में हृदय विदारक घटना हुई और देख के जो है वो काफी मतलब एक अंदर से फिर से हिल गया। 14 साल बाद, अगर मैं कयास में लगा रहा हूं तो 14 साल के लगभग होने जा रहा है। तो जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ किले के पास, उसको आप कैसे देखते हैं? और इसमें तो किसी को कंक्लूजन नहीं देना है कि ये हुआ, लेकिन अगर वो ब्लास्ट हुआ जिसमें कि कुछ हमारे देश के ही नागरिक पक्ष भी गए, कुछ कार कहीं और से, खरीदार कहीं और से, बेचा गया कहीं और से, फिर वही व्यक्ति कार उससे खरीदता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है ये कि अपने देश में ही जिहादी मानसिकता के लोग पल रहे हैं और वो अपने बीच में ही पल रहे हैं और हम लोगों को पता नहीं। मुझे एक बात बताइए, लोग कहते हैं मुझसे, जब मैं विरोध करता हूं तो मुझसे कहते हैं कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है तो हर आतंकवादी ही मुसलमान क्यों होता है? मुझे इसका जवाब देते हैं। क्यों जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं जो केवल और केवल मुसलमान होते हैं, क्यों पकड़े जाते हैं ऐसे जो है? सही बात। और जितने भी पकड़े गए हैं अभी तक, उसका खुलासा नहीं है, लेकिन जितने भी पकड़े गए हैं सब मुसलमान हैं जी। ये क्या करते हैं? इनको खाना फ्री में चाहिए, राशन फ्री में चाहिए, रहना फ्री में चाहिए, सरकारी सारी सुविधाएं चाहिए, लेकिन ये अहित अपने देश का ही करते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि जितने मदरसे हैं ना जहां से ये आतंकवादी पैदा होते हैं, इन मदरसों को ही बंद कर देना चाहिए। जी। और आप ही के एक मुखिया जी जो है वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये साथ घोषणा भी कर दी कि हर विद्यालय में अब वंदे मातरम अनिवार्य होगा। बिल्कुल होना चाहिए और मैं पूज्य महाराज जी का दिल से आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किया ऐसा। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, वंदे मातरम गीत दिवस के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ हर विद्यालय में होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये अनिवार्य करना चाहिए और इस पे भी मैं लगा हूं। इस पे भी मैं पहले तो मैं कहूंगा सरकारी जितनी स्कूल है पहले वहां पे इसको अनिवार्य किया जाए जी, उसके बाद फिर प्राइवेट स्कूलों में आऊंगा जी। उस पे हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी में अगर हम देखें तो अभिषेक भैया की यहाँ पे दाल मंडी में इतिहास रहा है कि आज तक कभी हथौड़ा नहीं चला। शासन प्रशासन के न जाने कितनी बिजलियां चोरी होती है, कितने दुनिया के, मुझे लगते हैं बंबई के बाद सारे जो है कुकर्म दाल मंडी से होते थे। इवन बहुत से ऐसे मिले कि मदनपुरा और यहाँ पे
कि कुछ आतंकवादी घटनाओं से भी लोग जुड़े रहते थे, करके आते थे और यहाँ रुक जाते थे। हमारे आपके मोहल्ले में तो लोग आएंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन इनके क्या कौन आ गया पता नहीं चलता। मैं आपको दालमंडी जो चल रहा है या चौड़ीकरण के नाम पे चल रहा है, जो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल रहा है जी के संगठन का, मैं आपको बता दूं, उस पर आपको विस्तृत हमारे दर्शकों मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो सरकार थी ना, नपुंसक सरकार थी वो। ये जो महाराज जी, पूज्य महाराज जी की जो सरकार है, वो ना तो किसी से डरती है ना तो किसी के सामने झुकती है जी, ये तो जग जाहिर है। ठीक है। और दूसरी बात है दालमंडी की। तो दालमंडी में कितनी मंदिरों को उन्होंने कब्जा किया, इसकी जानकारी है किसी को? 1-1 करोड़ रुपए के बिल बकाया है, टैक्स बकाया है वहां पे। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला ना, ये खाएंगे भी हमारा, रहेंगे भी हमारा, ओढ़ेंगे भी हमारा, इस साले जो है अहित भी हमारा ही करेंगे। इनको फ्री में राशन चाहिए, फ्री में जो है इनको घर चाहिए, हाउस टैक्स नहीं देना है, बिजली का बिल नहीं देना है, सारी सरकारी सुविधाएं चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं। विकास के नाम पर ये साले पाकिस्तान का विकास करेंगे जी। अगर इनसे कह दिया जाए कि नहीं ये चीज गलत है, नहीं ये हमारा अधिकार है। आप एक बात बताइए मुझे, दालमंडी की आप बात कर रहे हैं, दालमंडी में जितनी भी दुकानें हैं वहां के मालिक खुश हैं उस चीज से, क्योंकि ये सब जितने जिहादी मानसिकता के हैं ना, ये सब वहां पे कब्जा करके दुकानें बैठे हुए थे। मुझे लगता है कि 90% दुकानें वहां की कब्जा थी जी, बिल्कुल। जो कोर्ट में ये पैसा पे कर रहे थे, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से कब्जा किया हुआ था। लेकिन जिनकी भाई दुकानें खाली हो रही हैं, वो आज खुश है कि नहीं हमारी दुकानें जो है इन जिहादियों से। मुझे एक चीज और में है, जो चौड़ीकरण वहां हो रहा है उस पे ये भी रिजल्ट आ रहा है कि बहुत से लोग जो है, अभी मैंने देखा वाया मीडिया ही देखा, अपने भाई बंधुओं के उस पे देखा कि वो लोग बोल रहे हैं कि अगर इसको नहीं माना तो अब सीधा मरने के अलावा कोई चांस नहीं है, हम इससे बढ़िया परिवार जो है आत्महत्या कर लें। तो इस तरीके की भी चीजें आ रही है चौड़ीकरण के नाम पे, जिसका सदियों से रोजी रोटी रहा हो, एकाएक आप उसका घर उजाड़ दें, घोंसला उजाड़ दें, तो इस पे ये भी थोड़ा सा प्रभावित करता है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि वो आत्महत्या कर लें, जो भी कर लें, जी चला है, नेशनल न्यूज चैनल पे चला है ये, मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा सर आपसे कि वहां पे जो हरामी का खा रहे हैं, जिनको हरामी का खाने की आदत पड़ गई थी, अगर उनको कोई काम कह दीजिए करने के लिए तो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हरामी का जहां रह रहे हैं भाई, वो सरकार की जमीन है ना। बिल्कुल। और ऐसा तो नहीं कि सरकार फ्री में ले रही है, सरकार उसका मुआवजा भी दे रही है, पैसा भी दे रही है उसको। तो जो है, जो लीगल है उसको दे रही है, जो लीगल है भाई उसको, भाई जो लीगल उसको तो देगी ना। सही बात। ये बताइए, अगर मेरे पास सारे कागजात हैं तो मैं तो दूंगा ना। बिल्कुल दूंगा। उसमें आप नागरिकता के लिए कहते हैं मैं कोई कागजात नहीं दिखाऊंगा, लेकिन घर की जहां बात आती है, जहां राशन की बात आती है, वहां सारा पेपर लेके पहुंच जाते हैं। तो इस पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, जो SIR जो आ रहा है उस पे आप क्या सोचते हैं? मदनपुरा, रेवड़ी तालाब, आदमपुरा, जंगमबाड़ी, यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी इस चीज की, मैं थोड़ा जानना चाहता हूं। देखिए, बात यहाँ मदनपुरा, रेवड़ी तालाब मुस्लिम इलाकों की नहीं है, बात यहाँ विकास की है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या दालमंडी में केवल मुस्लिमों की ही दुकानें हैं, हिंदुओं की दुकानें नहीं है वहां पे? है, बिल्कुल है। ठीक है, अगर विकास बहुत कम है, अगर एक ही हो, अगर विकास अगर होगा तो क्या उस पे केवल हिंदू ही चलेंगे, मुस्लिमों का लाभ नहीं होगा? उस पे रोडों का विकास हो रहा है, लौरा बीर से लेकर गिरजा माता मंदिर, गिरजा घर लोग कहते हैं लेकिन वो बेसिकली गिरजा माता मंदिर है। अच्छा। उसी के नाम पे गिरजा घर पड़ा है, वहां पे गिरजा माता का मंदिर भी है वहां पे। ये पहली बार मैं भी सुना। गिरजा माता का मंदिर भी है वहां पे, उन्हीं के नाम पे वो गिरजा घर पड़ा है। जी 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 जी। चर्च को लोग कहते हैं गिरजा घर, गिरजा घर नहीं। वो जो चौड़ीकरण हो रहा है, क्या उसमें हिंदू की दुकानें नहीं जा रही हैं किसी? बात बताइए। बिल्कुल जा रही है। ये केवल जिहादी मानसिकता के लोग ही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आज बैठ के, और रो रहे हैं वो जिनको हरामी के खाने का आदत पड़ चुका है। जी, केवल वही रो रहे हैं और कोई नहीं रो रहा है। गोलू भैया, देखा जाए तो हम जो आपकी पॉलिटिकल जो चीजें थी उसको थोड़ा सा हमने वो किया। अब हम आप जो कि एक आप समाज सेवी भी हैं, तो समाज सेवा के हिसाब से भी कुछ सवाल होंगे। मित्रों, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभिषेक गोलू श्रीवास्तव जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम लेके आए हैं, जो कि अगर देखा जाए तो शिक्षा का बहुत सी जो कि अगर पर्दा गिरा हुआ था उसको इन्होंने हटाया है। उसी क्रम में कहना चाहूंगा कि गोलू में बहुत से इल्जाम आप पे लगे हुए हैं शिक्षा को लेके,
कि आप अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो आप शिक्षा के अपोजिट हैं, और बहुत अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आप जो है इस तरीके से कहते हैं कि ब्लैकमेल करते हैं आपके ऊपर कई। अच्छा मित्रों, मैं एक बता दूं कि अभिषेक श्रीवास्तव गोलू के साथ साथ मेरे ऊपर भी इनको जोड़ के जो है कुछ चीजें मानहानि का दावा किया गया था, वो अभी हम बात आगे बताएंगे इनसे। गोलू भाई, आप शिक्षा को, एजुकेशन को, जैसा कि मैंने बोला शुरुआत में कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा एक सबसे बड़ी सफल कुंजी है। अगर जो भी राष्ट्र उसको अपना लेगा उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो आप शिक्षा को कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। और जहां तक बात है इल्जाम की ना, तो सर अगर कीचड़ को साफ करना तो कीचड़ में तो उतरना पड़ेगा, ये गंदगी साफ करनी है तो मैं इल्जामों से नहीं भागता दूर। मेरे पास भी कई लोगों के फोन आए, कई दबाव आए लोगों के, कई इल्जाम लगा, लेकिन आज क्या हुआ, कोई प्रूफ नहीं कर पाया ना उस चीज में। आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए ना। बात बताइए, इल्जाम लगाने वाले तो पूज्य महाराज जी पे भी इल्जाम लगाए, मोदी जी पे भी इल्जाम लगाए, राष्ट्रपिता पे भी इल्जाम लगाए, बिल्कुल जो है आज भी लोग उनको क्या क्या बोलते हैं, नेहरू जी पे इल्जाम लगाए। तो इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता सर। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा और चीजों को और भी अच्छे से ब्रीफ करूंगा कि अभी तक मेरे दर्शकों में कितने विद्यालयों को आपने बंद करवा चुके हैं अपने द्वारा, और बंद करवाने का उद्देश्य क्या? सर देखिए, पहला चीज तो ये है कि ये जो कुकुरमुत्ता की तरह हर गली में आज स्कूल खुल रहे हैं प्राइवेट स्कूल के नाम पे, इनकी मान्यताएं पहले तो है नहीं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से मान्यता लेने के लिए उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ मानक होते हैं उसके। बनारस सिटी के अंदर मुझे लगता है कि केवल 5% या 10% ऐसे स्कूल होंगे जो लीगल हैं उस मानक को पूरा करने में। ठीक है, बड़े स्कूल, क्योंकि मैं आपको मानक बता दे रहा हूं, आपके सीबीएसई बोर्ड की मान्यता लेने के लिए 10+2 की कम से कम 1.5 एकड़ का लैंड होना चाहिए। 1.5 एकड़ का मतलब 30 बिस्सा हो गया। उसके बाद उनको हर फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। उसके बाद उसमें हर प्रकार के लैब होने चाहिए, चाहे वो बायो लैब हो जाए, केमिस्ट्री लैब हो जाए, हर प्रकार के लैब होने चाहिए, प्लेग्राउंड्स होना चाहिए, बच्चों की सारी सुविधाएं होनी चाहिए उसमें जो है। लेकिन आप मुझे बताइए कि बनारस में कितने ऐसे स्कूल है जहां पे 1.5 एकड़ का लैंड है? तो इस पे एक सवाल उठता है नेताजी, सवाल ये उठता है कि जब अगर हम किसी चीज को, पैरामीटर को पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो जो संस्था हमको लाइसेंस दे रही है या मान्यता दे रही है उसकी गलती है ना। मैं बता रहा हूँ ये लोग करते क्या है, मैं बता रहा हूँ। मेरे पास कुछ स्कूल के डाटा भी हैं पड़े हुए। मैं नाम भी जानना चाहूंगा आगे। बिल्कुल मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये करते क्या है, जैसे ये आउटर में कहीं देहात में जहां पे जमीनें सस्ती हैं, पहाड़ी इलाका में या आउटर में, गंगा ये किनारा है, कहीं भी इन्होंने जमीनें ले लिया, 1 बीघा 1.5 बीघा 2 बीघा जमीन लेके इन्होंने बना दिया। वहां पे ये दिखा दिए कि हाँ ये चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं, उनके मानक के अनुसार आ गई ये। उसके आधार पे ये सिटी के अंदर 4 कमरे का 8 कमरे का रूम लेके, फ्लैट लेके उसमें ये स्कूल खोल देते हैं, लेकिन मान्यता कहीं और की है। ऐसे स्कूलों को डमी स्कूल कहते हैं, जो कि सख्त गैर कानूनी है। इस पे मैं काम कर रहा हूं डमी स्कूलों पे, और डमी स्कूलों पे ही मैंने बंद करवाया है। 50 स्कूल अभी बंद हुए हैं, 34 एक बार हुए थे, 24 एक बार हुए थे स्कूल जो है। इसका ये है कि इसको जो स्कूल जिसपे आप कार्रवाई करवाते हैं जी, तो कुछ सुना है कि नेताजी की इसमें बहुत से ऐसे भी स्कूल्स आपने इंडिकेट किए हैं जहां पे कि आरटीई के तहत जी एडमिशन तो ले लेते हैं दबाव में या जिसके भी, लेकिन फिर उसके बाद सुनने में आया है, मेरे पास अभी कोई मेरे पास प्रमाण मैं सुन लीजिए, मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है जी, तो सुनने में आया है कि उस पे ये लोग पैसे भी लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और भी है, लेकिन क्या ये पैसे जो है डायरेक्ट गार्जियन से लेते हैं या किसी के मद में लेते हैं? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि आरटीई द्वारा जो भी बच्चे पढ़ते हैं, ये पहला तो ये है कि आरटीई द्वारा ऑनलाइन होता है, पूरा लॉटरी सिस्टम होता है, जिसका आ जाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, वो जिसका आ गया वो पढ़ रहा है उसमें। ये स्कूल वाले करते क्या है, मुझे तो कई स्कूल वाले ने कहा, जैसे आरटीई का मेरे पास 2-3 लोगों को बच्चों का पढ़ा भी है मेरे पास, मैंने उनका एडमिशन भी करवाया। स्कूल वाले साफ कहते हैं खैरात खोल के बैठे हैं क्या, डायरेक्ट बोलते खैरात खोल के बैठे हैं क्या। और मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या इसीलिए कम हो गई है क्योंकि कुकुरमुत्ता की तरह हर गली में उभर आए हैं।
मैं इसीलिए इस पे काम कर रहा हूं। अब कोई गरीब बच्चा है, अगर वो 2000 रुपया फीस नहीं जमा कर पाया तो उसे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, पेपर में बैठने नहीं देंगे। भाई अगर हमारे साथ अगर है तो आप इसका प्रमाण भी देते चलिए। प्रमाण है मेरे पास इसका। कुछ स्कूल्स के नाम रहे तभी तो वो बोलेंगे कि तो कोई नहीं सकता है। प्रमाण है मेरे पास, मैं सारे प्रमाण की बात कर रहा हूं। अभी एक स्कूल है आपका, उस पे 83 बच्चों से पिछले साल 2024 में 83 बच्चों से 5-5 हजार रुपया वसूली के लिए, मतलब वो करते कहते कि आरटीई द्वारा जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप 1 रुपया किसी भी मद में नहीं ले सकते, ये गैर कानूनी है जी। उसी पे खुलासा जब हुआ पिछले साल 2024 में तो 83 बच्चों से लिया गया था, उस पर 41.5 लाख रुपए पेनल्टी लगी जी। लेकिन रिजल्ट तो निकल के आया नहीं सर। उस पे कार्रवाई हुई है। कार्रवाई, लेकिन मैं बता, ये तो जानकारी हम भी रखते हैं नेताजी। मैं बता उस स्कूल पे, जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, बताऊं क्या हुआ उस पे, जो 41.5 लाख रुपए जो हुआ था, पूर्व में जो यहाँ के थे अधिकारी, उन्होंने उस मामले को दबा दिया था। ठीक है, लेकिन ये किस अधिकारी के अंतर्गत काम होता है? ये होता है बीएसए के। बीएसए 8 तक का बीएसए ही देखते हैं सर। हाँ, तो हुआ क्या कि उनके द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन वो पेपर जो है मैंने निकलवाया, मैंने देखा उसे। प्रेजेंट टाइम में मैंने पूज्य महाराज जी को भी सारे साक्ष्य भेजे हैं उस पे, और मैंने यहाँ पे महाराज जी मतलब अपने सीएम जी, पूज्य महाराज जी को, और मैंने जो है यहाँ पे इनको भी दिया है, जो डीआईएस साहब है हमारे, मैंने उनको भी सारा साक्ष्य मैंने प्रस्तुत किया। मैंने एप्लीकेशन में जो जो लिखा मैंने उसका हर एक साक्ष्य प्रस्तुत किया है जी। अभी एक मेरे पास आया था, वो खैर 2000 रुपये खाली नहीं जमा कर पाया था बच्चा, जो है नगवा का स्कूल है, उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। तो मेरे पास फोन आया तो मैंने साहब बोला कि एक काम करिए, आप डीएम साहब के पास चले जाइए, एप्लीकेशन लेके वहां दीजिए, बच्चे का अधिकार है एग्जाम देना, अगर पैसा नहीं दे पा रहा है कोई बात नहीं, आगे वो हो जाएगा। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी हुई है, फोटोज भी पड़े हुए हैं, पेपर की कटिंग भी पड़ी हुई है मेरे पास। ठीक है, तो ऐसे कई स्कूल हैं सर यहाँ पे। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इस पे पिछले साल 2 स्कूलों पे, 3 स्कूलों पे, एक आपका सेंट्रल एकेडमी, एक छत्रपति मेमोरियल स्कूल, उसके चारों ब्रांचों की मान्यता रद्द करने के आदेश निकले थे 2024 में। ठीक है, आरटीई द्वारा। जयपुरिया और आर्यन इंटरनेशनल पे आरटीई द्वारा एडमिशन न लेने पे जो है उनको भी नोटिस, कारण बताओ नोटिस छपाई गई थी जी जी। तो देखिए, मेरा एक ही चीज कहना है जो है कि अगर इन गरीब बच्चे अगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अगर इनसे ही अगर धन उगाही का कार्य किया जाएगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। संस्था है अपने पास, एक संस्था है, मैं आज ओपन कर रहा हूँ, जो है एक संस्था है आद्या फाउंडेशन, काशी फाउंडेशन। ठीक है, नेहा जी उसकी डायरेक्टर हैं, नेहा दुबे। नेहा जी 15 बच्चों को, 15 से 20 बच्चे हैं, उनको वो अपने पास से पैसा लगा के स्कूल में पढ़ाती हैं। जो गरीब बच्चे हैं बेचारे, जो फीस तक नहीं पे कर सकते हैं। मलिन बस्ती, आप दुर्गा कुंड देख रहे हैं, मलिन बस्तियों के सारे बच्चों को वो निःशुल्क पढ़ाती है वो। तो उसमें एडमिशन क्यों नहीं कराती आरटीई के तहत? किसमें? आरटीई के तहत क्यों नहीं कराती? नहीं होता है ऐसे, होता ही नहीं है। मित्रों, आप एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट देख रहे हैं हमारे अभिषेक गोलू श्रीवास्तव के साथ, जो कि शिक्षा पे ये जबरदस्त वर्क करते हैं, और आपको प्रश्नों से और उत्तर से आपको मिल भी रहा होगा कि क्या होगा। लेकिन एक बात है कि नेताजी की यहाँ पे अगर एक पक्ष देख रहे हैं, दूसरा पक्ष मैं देख रहा हूँ कि आपने 50 स्कूल बंद कराए, अभी 50 पे कार्रवाई चल रही होगी, और न जाने कितने जो कि अनैतिक और दूसरे तरीके से चल रहे उसको बंद कराएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो कि यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर है स्कूल के नाम पे। पूरी सवाल सुन सर, ब्रांड एम्बेसडर है, वो नाम का स्कूल बनता है और बड़ा विद्यालय बन जाता है। यूं कहिए कि अब पहले तो कॉन्वेंट बन जाता, पहले 8 तक चलता था, फिर 10+2 हो जाता है, फिर अब तो जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बन रहे हैं। लेकिन उस पर कोई न शासन, क्या सरकार बदल जाएगी कार्रवाई करने पर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा कोई बता दीजिए हमको विद्यालय, आप समझ रहे हैं मैं किस ग्रुप की बात कर रहा हूं। ऐसी कोई जगह बता दीजिए जहाँ पे वो शुद्ध रूप से जमीन खरीद के बनवाए हो। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनका वरुणा आप देख लीजिए, नाले के पास है, नाले के ऊपर है, वो भी जो है रामपतिया। अच्छा, मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा,
कि जो लहरतारा वाला स्कूल है वो कूड़े खाने में है। मैं उस पर भी सुन लीजिए उसमें आज से 2 ही साल पहले, बहुत ज्यादा नहीं, 2 साल पहले एक बच्ची की मतलब मुझे लगता है कि कम उनकी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। उस पर शासन प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया, उस पर कोई नहीं सवाल उठा, और सवाल अगर उठा तो उसको दबा दिया। मैं बता रहा हूँ उस पर क्या हुआ। पहला तो मैं बात कर रहा हूँ इनका जो है वहाँ नाले पे जो बना हुआ है वो रमपतिया की जमीन है, इनकी जो है स्टाफ थी इनके यहाँ। जी, उसकी जमीन है, उसका पेपर कटिंग भी पड़ा हुआ है मेरे पास। संबीम, मैं बड़ा खुल के नाम लेता हूँ, संबीम वर्मा। दूसरा आप आ जाइए लहरतारा की जो आप बात करें कूड़े खाने पे बना हुआ है जो है, उस पे ऑलरेडी केस चल रहा है पिछले 7 साल 8 साल से केस, और वो 70 साल नहीं 700 साल चलेगा नहीं। और आप भी जानते हैं पहली बार नगर निगम उस पे पक्षकार हुआ है, 5वां पक्षकार नगर निगम पहली बार हुआ है उस पे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पे कार्रवाई कहाँ तक है, क्यों इस पे कार्रवाई अभिषेक गोलू श्रीवास्तव क्यों नहीं करते हैं? नहीं देखिए, क्या वो डरते हैं? नहीं, मैं डरता तो किसी से नहीं, जो गलत है वो गलत है मेरे लिए। तो फिर क्यों नहीं? और कार्रवाई ऐसा नहीं, कार्रवाई नहीं है, इनकी कार्रवाई है। और दूसरा मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, देखिए संबीम ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। संबीम ग्रुप ये है कि कितने गरीब बच्चों को पढ़ाता है, इसके साथ जानकारी। अब ये कहिए कि इधर से पाप उठाऊं और रॉबिनहुड बन के ऊपर दे दूं, तो ये तो नहीं माना जाता। मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। संबीम ग्रुप पढ़ाता है गरीब बच्चों को, वो अलग मैटर है, जैसा आपने वो अलग मैटर है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि संबीम ग्रुप में चाहे कोई भी ब्रांच हो जाए, चाहे डीपीएस हो जाए, जो है बड़े जितने भी स्कूल हैं, उसमें कितने % जनता के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी सैलरी 50 के नीचे है? मुझे ये बता। और भी नीचे बनारस में तो उससे भी कम है प्राइवेट में। आप मुझे बता दीजिए ना, 50 के नीचे जो है सैलरी अगर है किसी पेरेंट्स की, तो कितने % के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ? तो हमको लगता है कि बनारस की अगर बात की तो 3-4% या 5% पे ज्यादा। 50 के नीचे जिसकी सैलरी है, जी बिल्कुल सही बात है, 1-2%, 1-2%। लेकिन वहां पे 99%, 98% वही लोग पढ़ते हैं जिनके फादर या जिनकी इनकम जो है वो 1 लाख से लेकर 5 लाख 10 लाख, जो आवाज काम करता है, आवाज करता है, वही के बच्चे पढ़ते हैं। तो उनको 10,000 रुपया देने में कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, वो दे देंगे बच्चों को पढ़ाने के नाम पे। लेकिन जिनकी सैलरी 15,000 20,000 रुपए है, वो 5,000 6,000 रुपए कहाँ से देगा? नहीं दे पाएंगे सर, ठीक है, बिल्कुल। मैं इसीलिए मैं आज काम कर रहा हूं, तो उस अपने 90% जनता के लिए काम कर रहा हूं जिनकी सैलरी 50,000 के नीचे है। बिल्कुल, मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूं, मैं उनके लिए लड़ रहा हूं, उनके लिए मैं इतना जोखिम लेके बैठा हूं, उनके लिए मैं केस लेके बैठा हूं। जी, ठीक है, मैं उनके लिए लड़ रहा हूं। अगर एक परिवार में एक बच्चा है, अगर आप UKG में या LKG में अगर आप एडमिशन करवाने चले जाए, एडमिशन के समय आपका 15 से 20,000 रुपया चला जाता है। मान लीजिए जिसके 2 बच्चे हैं तो 50,000 तो ऐसे ही चला गया ना। जी बिल्कुल, ये तो लूट है, बिल्कुल खुलेआम है। इन पे कार्रवाई करता हूँ। दूसरी चीज, इनका जो मैंने डमी स्कूल किया, डमी स्कूल चल रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इनकी जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में ये पढ़ाते हैं ना, चलता है ना, वो बिल्डिंग भी अवैध है। कुछ 1-2 स्कूलों का नाम बताएं सर, ऐसे नहीं, थोड़ा सा नाम भी बताते चलेंगे तो अगला अगर हमारे उससे संबीम सामने घाट, जी, बाढ़ आया था, पूरा डूब गया था जी, वो एकदम गंगा जी के बगल, ठीक है। चिल्ड्रंस एकेडमी सलारपुर HFL में है, HFL एरिया के अंतर्गत है वो, उसी का ही कमच्छा पे है। अच्छा, कमच्छा वाला भी ब्रांच जो है कमच्छा डमी है। अच्छा, डमी है, स्कूल ही डमी है। उसी में आगे ये होटल बनवाए थे राठौर इनके नाम से, जो होटल सीज कर दिया गया। ओके, कहीं सेंट्रल एकेडमी की बात नहीं कर रहे हैं? मैं चिल्ड्रंस एकेडमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सेंट्रल एकेडमी तो चारों ब्रांच अवैध है आपकी। उनका मेन कहाँ पे भाई, उनका भी आउटर में ही कहीं है। जी, सबको याद नहीं आ रहा नाम। 4 ब्रांच उनसे खाली सिटी में चलते हैं, गोदलिया और लंका पे, मतलब अभी संचालित है। पिछले साल उन्हीं को तो बंद करने का आदेश आया था। उसके बाद आपका ओग्रो पब्लिक स्कूल, इनकी मान्यता बच्चाओं की है। इनका कहीं तो एफिलिएशन नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास है पूरा। इनकी मान्यता जो है बच्चाओं की है। यहाँ पे ये क्लास 8th तक की कह के 12th तक की क्लासेस चलाते हैं, जो भी अवैध है। उसका भी मेरे पास सारा कुछ है। वीडियो द्वारा 9 बार इनको नोटिस थमाई जा चुकी है धारा 27 के तहत। इन्होंने जो कंपोजिशन फीस जमा किया था, इन्होंने लगाया कि हाँ हमने 5 लाख रुपए कंपोजिशन फीस जमा किया 2015 में, 10 साल पहले 2010 में
15 साल पहले उसी स्कूल के आगे इनका घर है, उस घर का इन्होंने जमा किया था, उसका भी ITI द्वारा मैंने जवाब मंगवाया है। मुझे लगता है 1 हफ्ते में वो भी जवाब आ जाएगा मेरे पास तो कागज से। तो अभिषेक क्या चाहते हैं? मेरा केवल एक मकसद है, जो अपने सरकारी स्कूल है, देखिए अपने पास ना तो जगह की कमी है, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ना तो संसाधनों, किसी चीज की कमी तो है नहीं सरकार के पास। क्यों ना सरकारी जो अपने स्कूल हैं उसमें क्लास 8 तक की जो व्यवस्था की जाए वो CBSE बोर्ड की कर दी जाए ना। यूपी बोर्ड चल रहा है, CBSE बोर्ड की भी एक पैटर्न किया जाए और उसमें संविदा कर्मी रखे जाए। लास्ट समय में जब हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने एक वो बोला था कि हम लोग जो है अब देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन लाने वाले हैं। एक ही पुस्तक, चाहे यूपी हो चाहे आंध्रा का हो, होना चाहिए, लेकिन अभी तक आ नहीं पाए। क्यों वो पेंडिंग पड़ा हुआ है? क्योंकि आपने बात हमसे 1.5 साल पहले बोली थी। देखिए शिक्षा माफिया बहुत बड़ा सिंडिकेट है, इनसे लड़ने में देखिए समय तो लगेगा। बिल्कुल सही बात, समय तो लगेगा। एक शिक्षा माफिया और दूसरा जो है डॉक्टर्स, मेडिकल, ठीक है, ये 2 बहुत बड़े वो हैं, माफिया हैं। तो एजुकेशन के बाद अगला टारगेट आपका जो है वो हेल्थ है। अच्छा गोलू भैया, इसको सेशन को हम आगे ले जाएंगे और जनता से और खास तौर से अभिभावक गार्जियन से आप स्कूल को लेके क्या अवेयरनेस देंगे? मैं आपके माध्यम से जनता से यही कहना चाहूंगा कि पहला ये डरना बंद करिए। आप जो है ये डरते हैं ना कि मेरे बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा स्कूल से, मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। RTE द्वारा जो बच्चे पढ़ते हैं उनको किसी भी कीमत पे कोई भी स्कूल वाला नहीं निकाल सकता। अगर वो निकालता है तो उसके स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी, ये लिखित सरकार द्वारा जी मान्यता रद्द कर दी जाएगी उसकी। तो डरना नहीं चाहिए अभिभावक किसी को नहीं। देखिए आज अभिभावक खुल के सामने इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। वो कर्जा ले लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज कर्जा लेके पढ़ा रहे हैं बच्चों को। एडमिशन बताइए, क्लास 1 की बुक जो है 5,000 6,000 की क्लास 1 की बुक आ रही है और हर साल वो किताबें चेंज। मैं भी खुद पीड़ित हूँ इस चीज से, मैं भी समझ रहा हूँ। बताइए भैया कि हर साल वो किताबें चेंज हो रही है। हम लोग भी पढ़े हैं, यूपी बोर्ड से पढ़े हैं हम लोग भी। ऐसा नहीं कि हम लोग जो पढ़ते थे वो अपने जूनियर्स को किताबें दे देते कि यार तुम लोग पढ़ो। सही बात। मैं एक चीज और सरकार से, आपके चैनल के माध्यम में सरकार से पूज्य महाराज जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इन स्कूल वालों पर लगाम लगाएं। बिल्कुल बहुत जरूरी है ये लगाम लगाएं, ये क्योंकि ये हाथ से पूरी तरीके से निकल गए हैं। इन सारे स्कूल वालों की जांच करवाई जाए, कौन से जितने डमी स्कूल चल रहे हैं सारे डमी स्कूल को बंद किया जाए, तभी सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे। बात बताइए, जब हर तरीके की सुविधा सरकार दे रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, फ्री कॉपी किताब दे रही है, लंच दे रही है, खाना दे, सारा कुछ जब सरकार दे रही है, तब क्यों नहीं ये बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? सबको चाहिए कि नहीं हम CBSE में पढ़ें, तो क्यों ना वहां क्लास 8 तक की एक CBSE की कर दिया जाए व्यवस्था ना, और वहां पे प्राइवेट टीचर्स रखा जाए, संविदा कर्मी रखा जाए, उनसे क्या होगा, उनको रोजगार मिलेगा। ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है नेताजी, और इस पे हम फिर कभी एक बात करें, क्योंकि कुछ जगह पे बहुत से लोगों के हम लोग नहीं सोच पाते, मजबूरियां हो जाती है। जैसे कि आप पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल का ध्वस्तीकरण नहीं हुआ होगा सर। तो हाँ हो, आशा की सही काम में समय लगता है। तो बिल्कुल मित्रों, आप देख रहे थे अभिषेक गोलू श्रीवास्तव को, जो कि हिंदू एवं वाहिनी के महानगर मंत्री थे और समाजसेवी भी थे। गोलू भैया, हमारी जो है पत्रिका भी आती है प्रज्ञापुंज, तो थोड़ा हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के साथ आप इसको ग्रहण भी करें, जो कि होगा, और ये आपको दिया जा रहा है। तो जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, समाज भी जानता है कि कुछ ऐसी अगर विषय होते हैं जो कि समाज के सुधार की, तो उसमें से बहुत सी कठिनाइयां आती है, और मैं व्यक्तिगत तौर पे इनकी कठिनाइयों को मैंने देखा है और रूबरू भी हुआ है, और मुखातिब होते हुए मैं आपके सामने बैठा हूं। तो इसी मित्रों, मैं आशा के साथ कर रहा हूं कि जिस अभियान पे गोलू जी निकले हुए हैं, अभिषेक गोलू जी निकले हुए हैं, वो अपनी सफलता को प्राप्त करें। और गोलू भैया, जब भी आपको मौका मिलेगा और मैं आपको बुलाऊंगा तो आप जरूर आए, और जैसे जैसे आपका प्रोग्राम बढ़ता जाए और ध्वस्तीकरण स्कूल बंद होता जाए, हम लोग सूचना करते रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।